नमस्कार। फिनोल के लेक्चर नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फिनोल्स की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम नाइट्रेशन ऑफ फिनोल को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल्स की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ें उससे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने फिनोल की जो रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें फिनोल की रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज के कारण पड़ी, और वे रिएक्शन जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सी बॉन्ड ब्रेक होता है। और जो तीसरे प्रकार की जो रिएक्शंस थी वो रिएक्शंस थी फिनोल की बेंजीन रिंग के कारण। क्लियर? तो बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फिर भी इस लेक्चर में हम डिटेल में न पढ़कर हम उसको डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। क्लियर? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाए तो फिनोल, एनिलीन, ये जो भी फिनोल से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाती है। तो बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है, जैसे यहाँ Y+ है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और बेंजीन के ये जब हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, इसकी रिएक्शन कैसे होती है? बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम की जगह क्या आ जाता है? अपना ये इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चूंकि ये हाइड्रोजन एरोमेटिक कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ा है? एरोमेटिक कंपाउंड से, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? आप देख सकते हैं रिएक्शन में। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शंस होती है। यहाँ देखो कि बेंजीन में, बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। बेंजीन के प्लेन के ऊपर, अबव ऑफ द प्लेन एंड बिलो ऑफ द प्लेन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण यह बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? नाभिक, भाई उसको तो इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ होती है वहाँ पर अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन को क्या बनाता है? न्यूक्लियोफाइल, जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन से क्या होता है? एड। जैसे ही फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के साथ जुड़ता है, हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। आप देख सकते हैं। क्लियर? ये जो फर्स्ट स्टेप होती है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने की, ये स्लो स्टेप होती है। क्लियर? और ये सेम वैसे ही रिएक्शन होती है जैसे हम एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल में, ये एल्कीन है। एल्कीन का फर्स्ट स्टेप जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं, Y+ अपना इलेक्ट्रोफाइल है, जब ये जुड़ता है तब फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। दोनों ही में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। लेकिन एल्कीन में जहाँ कार्बोकेटायन बना वहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लेता है? बॉन्ड, और हमें क्या प्राप्त होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन अगर बेंजीन में हम इस कार्बोकेटायन के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दें, क्लियर? यहाँ पर अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज बना, इससे भी मैं अगर Z- जोड़ दूँ, Z जोड़ दूँ, तो अपन को ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है।
ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना अब यह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। क्लियर? अब एरोमेटिक नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि अगर बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसकी एरोमेटिकता खत्म हो जाती है, जिससे बेंजीन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और कोई भी कंपाउंड कम स्टेबल नहीं होना चाहता। ठीक है, वो आगे तभी चेंज होगा जब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी चेंज होने के बाद में। अगर उसकी स्टेबिलिटी कम होती है तो वो अनस्टेबल होता है और वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। क्लियर? आप आगे देखो किस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो क्या बना? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर दो बात है, अगर Z- जो कि अपना न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। क्लियर? दोनों की तरफ बात कर सकता है। अगर ये कार्बन पर अटैच हो तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर इस हाइड्रोजन को ले लिया है तो ये जो बेस कार्य करेगा। क्लियर? अब ए पाथ भी आप देखो, ये Z+ से क्या जुड़ रहा है? Z-, तो ये अपन को क्या प्राप्त हुआ? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट, जो कि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? अब बी पाथ पे देखो, ये बेस Z- ये जो बेस कार्य करेगा और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रेट कर लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन फॉर्म में लेगा, और इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इस बेंजीन में पाई बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, जिससे कि ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड में। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी केवल हाइड्रोजन की जगह क्या है? Y, तो इसकी एरोमेटिसिटी बनी हुई है, एरोमेटिसिटी खत्म नहीं हुई है। तो ये जो बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गई चीज़? क्यों नहीं देता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्यों एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है? क्योंकि एडिशन से उसकी एरोमेटिसिटी खत्म होती है। अब आगे बढ़ो, यह एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बेंजीन पर यह YZ अपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़े होते हैं। क्लियर? जब इसका एडिशन करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? जब Y का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। क्लियर? आप देख सकते हैं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना। ये वाली स्टेट कौन सी होती है? ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये वाला क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेट। तो आप इलेक्ट्रोफाइल से कार्बोकेटायन बनने की स्टेप दे सकते हो। क्लियर? यहाँ से जब बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। यह रिएक्शन बेंजीन से कार्बोकेटायन बनने की जो स्टेप होती है वह एंड्रोगोनिक होती है। क्लियर? एंड्रोगोनिक का मतलब इसमें ऊर्जा देनी पड़ रही है अपन को, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम से भी, ये वाला जो कर्व होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का होता है, एंड्रोगोनिक रिएक्शन का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि बेंजीन जिसको एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये जो इंटरमीडिएट है इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत देनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हो कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट, यह इस कार्बोकेटायन से ज़्यादा नज़दीक है। क्लियर? बेंजीन की तुलना में किसके पास में है? इस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के ज़्यादा क्लोज है, जिसके कारण इस ट्रांजिशन स्टेट इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के रिजेंबल होती है। उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? इस ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्लियर? अब ये आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या फ़र्क पड़ेगा जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा तो। क्लियर? आगे जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, क्योंकि वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के ज़्यादा क्लोज है। अब आप दूसरी चीज़ देख सकते हो कि जो एडिशन प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी ये है, और जो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी ये है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है एडिशन प्रोडक्ट की तुलना में, इसलिए एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता है बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड
बेंजीन में। क्लियर, आगे बढ़ो। द जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उनकी जनरल मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड टू ए रिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन प्लस यानी प्रोटॉन इज रिमूव फ्रॉम द सेम रिंग कार्बन एटम। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है बेंजीन पर, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोकैटायन। ये स्टेप कौन सी होती है, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। क्लियर। अब ये जो कार्बोकैटायन बना इसमें रिजोनेंस के कारण हमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। फिर बाद में अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट कोई भी बेस, अपना यहाँ बी है, जो बेस प्रेजेंट होता है या अपना जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी जो बेस कार्य कर सकता है। तो जो बेस प्रेजेंट होता है वह जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन ग्रहण करता है और इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग में मूव हो जाते हैं, जिससे कि बेंजीन में एरोमेटिसिटी आ जाती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल है जो उससे हाइड्रोजन का निकलना बेस के द्वारा। क्लियर। ये जनरल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। यहाँ पर केवल ये तो बेंजीन की बात हो गई। जब हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जब से हम लोग फिनॉल पढ़ रहे हैं तो फिनॉल में आगे देखेंगे, क्योंकि रिंग बेंजीन रिंग के कारण ही होती है, फिनॉल में भी ये रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप केवल इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता है, बाकी दोनों स्टेप सेम होती है। अब आगे देखो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। द फॉलोइंग आर द 5 मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हम कॉमनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं वह 5 प्रकार की निम्न प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, हेलोजिनेशन पढ़ते हैं जिसमें ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट कार्य करते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो पढ़ते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है अपना वो क्या होता है, NO2 प्लस। क्लियर। तो यानी कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। इसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में RCO, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एज इलेक्ट्रोफाइल कार्य करता है। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करता है। उन 5 रिएक्शंस में, ये कॉमन रिएक्शंस हैं, इनमें 5 में जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस है वो दोनों स्टेप के द्वारा ही प्रोसीड होती है, केवल इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता है। ये बात होगी अपने बेंजीन की, क्योंकि पूरा अपन डिटेल से इसको जब बेंजीन का चैप्टर पढ़ेंगे एरिन और एरोमेटिसिटी, उसमें और डिटेल से विद लैंग्वेज अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। बेंजीन के पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए तो उसका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको आगे समझते हैं। क्लियर। जैसा कि हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी देखा कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, क्लियर, अपन ने ट्रांजिशन स्टेट देखी थी, वह इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के ज़्यादा क्लोज होती है, जिससे कारण ट्रांजिशन स्टेट में क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो वे सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे, अगर उन सब्स्टिट्यूएंट्स के पास लोन पेयर हो जो कि बेंजीन रिंग को डोनेट कर दे, या वो नेगेटिव चार्ज हो जो इलेक्ट्रॉन दे दे। समझ में आ गया, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। अगर बेंजीन को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ट्रांजिशन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हम सब जानते हैं कि जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वालों को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्लियर। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आप देखो कि जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है और इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। क्लियर। और इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गई।
तो बेंजीन से वे ग्रुप जो कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो वह बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की जो टेंडेंसी होती है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से होता है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आसानी से होगा। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, वह बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर, उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाकर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ उसको क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो जिससे वो बेंजीन से मोर रिएक्टिव हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, CHO हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो जुड़ जाएं, जो कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचते हैं। क्लियर? अपनी ओर जब खींचेंगे तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और बेंजीन की जब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनकी तरफ एक्टिवेट करते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉल करके बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करते हैं, वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वह इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ उसको डीएक्टिवेट करते हैं। पहला कारण तो हो गया। दूसरा कारण अपन ने वो देख ही लिया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, जिससे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा और रिएक्शन आसान होगी और फास्ट होगी। तो सब्स्टिट्यूएंट्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन रिंग इंक्रीज बेंजीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड स्टेबलाइज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन ट्रांजिशन state, thereby increasing the rate of electrophilic aromatic substitution reactions. So these are called activating substituents. Or substituents that withdraw electrons from the benzene ring decrease benzene's nucleophilicity and destabilize the transition state, thereby decreasing the rate of electrophilic aromatic substitution रिएक्शन। तो दीज आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अब आप नीचे एग्जांपल देखो कि बेंजीन से पहले तो जुड़ा हुआ जेड जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और लास्ट में देखो बेंजीन से क्या जुड़ा वाई जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जिससे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर? रिलेटिव रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी? जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। फिर सिंपल, और सबसे कम किसकी होगी? जिससे विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ। क्लियर? आगे बढ़ो। यहाँ पर आप देखो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। जैसे OCH3 जुड़ गया। क्लियर? यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो कि ये लोन पेयर ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड बेंजीन की तरफ डीलोकलाइज होते हैं, जिससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाती है 5, जिसके कारण इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो ये डबल बॉन्ड आगे के कार्बन पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे के कार्बन पर मूव होते हैं। के लिए आप देख सकते हैं इस कार्बन पर क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाने में और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पर मूव होते हैं। इस प्रकार से 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। इन 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे NO2 जुड़ा हुआ है। अब NO2 में आप देखोगे नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन से ज़्यादा, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ मूव होते हैं
ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, जिससे क्या जाएगा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण यह नाइट्रोजन अब इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे बेंजीन रिंग में क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज। और आप फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो किस प्रकार से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो आप यहाँ देखो कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है कम, क्लियर। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या आ रहा था नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। तो यह इलेक्ट्रोफाइल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ उसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, क्लियर। अब आप यहाँ एक चीज़ और देखो कि O6 बेंजीन से क्या जुड़ा है OCH, यानी ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, क्लियर। तो इनका प्लस आर के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि रिजोनेंस मोर डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, तो माइनस आई का इफेक्ट कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शंस हो रही है, ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ती है और कम होती है, क्लियर। ये कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गए, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग NH2, NHR, NR2, OH, OR, ये वाले ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं, क्लियर। यह बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स होंगे वह ओनली बेंजीन रिंग की तरफ ही डिलोकलाइज होंगे। लेकिन आप इधर देखो NHCOR, OCOR, ठीक है, इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर्स हैं वह इनके पास में जो जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उनकी तरफ भी डिलोकलाइज होते हैं, जिसके कारण यह बेंजीन की तरफ थोड़े कम अवेलेबल होंगे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की तुलना में। तो यहाँ पर इसलिए इनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी मॉडरेट प्रकार की होगी, थोड़ी कम होगी, क्लियर। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो भी होंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, अपन ने देख ही लिया। अब आते थे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से हो सकता है। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से, CHO, COR, COR, COH, COCl, ये वाले ग्रुप्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, एसिड क्लोराइड। और जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं जैसे साइनो ग्रुप हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, NH2+R, NR3, NO2, ये वाले। तो ये आप केवल देख लेना अच्छे से कि कौन कौन से एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। अगर बेंजीन के साथ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, क्लियर। आपको ये सब्स्टिट्यूएंट याद होना भी चाहिए कि किस प्रकार से कौन सा किस प्रकार से बिहेव करता है, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए 5-4 दे दिए आपको कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ इनकी रिएक्टिविटी का, तो आपको पता रहे कि कौन सा ग्रुप कौन सा कार्य करता है, वो एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है, क्लियर। ये बात हो गई थी अपनी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमने बेंजीन में देखी। बाकी पूरा डिटेल में हम बेंजीन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फिनॉल में, जो अपना कि मेन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल में भी आप देखो कि इन फिनॉल OH ग्रुप इज ए पावरफुल एक्टिवेटिंग, अपन ने देखा नहीं OH ग्रुप जब भी अभी पढ़ा मोर रिएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होता है आप देखो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी हमने, फिनॉक्साइड आयन की और एक फिनॉल की। दोनों ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने फिनॉल की एसिडिटी डिस्कस की थी। यहाँ पर आप चेक करो कि फिनॉक्साइड आयन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और फिनॉल में भी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जुड़ेगा। इसलिए OH ग्रुप किस प्रकार से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्लियर। अब जनरल मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है कि फिनॉल का जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना और एक पैरा प्रोडक्ट बना, क्लियर। ऑर्थो और पैरा, इन दोनों में से जनरली पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री पाई जाती है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और OH
एक दूसरे पैरेलल, वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और ये सिमेट्री भी पाई जाती है यहाँ पर। और ऑर्थो में सिमेट्री एब्सेंट है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी पॉसिबल होती है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोफाइल OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, भाई इलेक्ट्रोफाइल अगर नाइट्रो ग्रुप हो तो नाइट्रो ग्रुप आपने देखा ही नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो अगर यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो तब हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अदरवाइज अपना पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। रिएक्शंस आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शंस हो रही है कि OH के लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ डिलोकलाइज होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर, अगले कार्बन पर, और कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। फिर ये हाइड्रोजन जो रिएक्शन मिक्सचर उसमें से कोई बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ जाएंगे और वापस से ऑक्सीजन और डबल कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव होंगे, ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज खत्म, और क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट। इसी प्रकार पैरा पोजिशन पर रिएक्शंस होगी। आप देख सकते हैं ये हमने जनरल मैकेनिज्म जो बेंजीन में पढ़ी थी उसमें डिस्कस किया है। केवल यहाँ पर क्या फ़र्क है, OH ग्रुप जुड़ गया। जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे बेंजीन में स्ट्रॉन्ग कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है किसी रिएक्शन में, तो यहाँ पर वो नॉर्मल कंडीशंस में भी वो रिएक्शंस हो जाती हैं। तो ये जनरल मैकेनिज्म होती है किस प्रकार से ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम जो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल का नाइट्रीकरण। A mixture of ortho and para nitrophenol is obtained when nitration of phenol is done by the mixture of dilute HNO3 or HNO3 in presence of CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसमें से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट होता है 40% प्राप्त होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल माइनर होता है 13% प्राप्त होता है। ऑर्थो मेजर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर इस नाइट्रो ग्रुप में और इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके कारण ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म देखो किस प्रकार से होती है। यहाँ पर अपन ने लिया डाइल्यूट HNO3। क्लियर। डाइल्यूट HNO3 के 2 मोल HNO3 जब लिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, NO2 प्लस, जो कि इलेक्ट्रोफाइल अपना इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, NO3 माइनस अपना बेस हो गया और H2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर आप किस प्रकार से बना, देखो HNO3 की स्ट्रक्चर होती है ये H बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाएं तो नाइट्रोजन में प्लस और ऑक्सीजन में क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इस दूसरे जो नाइट्रिक एसिड है उसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन में लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन इससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेक होकर इसके इलेक्ट्रॉन किधर चल जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ से तो अपन क्या प्राप्त हो गया, NO3 माइनस, और यहाँ पर जिसकी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, इससे। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड ब्रेक, तो वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया और NO2 प्लस अपन को प्राप्त हो गया। तो अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया, NO2 प्लस, अपना बेस कौन हो गया, NO3 माइनस। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 प्लस। किस प्रकार से रिएक्शंस हो रही है, अपन ने जो जनरल मैकेनिज्म देखी थी, यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर डिलोकलाइज होंगे बेंजीन की तरफ, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NO2 प्लस को जाएंगे, यानी कि NO2 प्लस का एडिशन होगा बेंजीन पर, यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर। ठीक है। फिर ये ऑर्थो पोजिशन पर जिससे NO2 जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को NO3 माइनस जो कि अपना बेस है वह ले लेगा और इस हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर मूव हो जाएंगे, जिससे कि बेंजीन में क्या जाती है, एरोमेटिसिटी, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार पैरा पोजिशन पर भी जुड़ सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शंस हो रही है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या लिया था, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 में जो H+ कंसंट्रेशन है वो होती है कम, क्योंकि उसमें पानी भी है तो एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी। तो जब H+ कंसंट्रेशन कम होगी, क्लियर, तो NO2 प्लस का निर्माण भी कम होगा, और जब NO2 प्लस का निर्माण कम होगा, इलेक्ट्रोफाइल कम होंगे, तो वह सभी ऑर्थो पैरा पोजिशन में जाके एक बार ऑर्थो पर एक बार या पैरा पर, दोनों पर अटैक कर सकते हैं, तो हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें
दोनों ऑर्थो पैरा पोजिशन में क्या जुड़ जाता है NO2। अभी देखो कैसे, पिक्रिक एसिड इज फॉर्म इफ द नाइट्रेशन इज डन विद अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4। आपको या तो नाइट्रेटिक मिक्सचर दे दिया जाएगा कंसनट्रेट HNO3 या कंसनट्रेट H2SO4, या आपको केवल कंसनट्रेट HNO3 दे दिया जाएगा। तो दोनों से ही क्या प्रोडक्ट बनता है अपन को, पिक्रिक एसिड। किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, 3 मोल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तीनों NO2 ग्रुप जुड़ेंगे 3 पिक्रिक एसिड में। तो 3 मोल कंसनट्रेट HNO3 और 3 मोल कंसनट्रेट H2SO4 की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 3 मोल NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन बनता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे NO2 पे, और HSO4 माइनस और H2O। यहाँ पर भी आप रिएक्शन सेम दे सकते हैं कि एक नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन है पर जो लोन पेयर है वह इस सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन को डोनेट करके क्या जो उससे बॉन्ड बना लेता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक, जिससे O माइनस SO3H और अपन को नाइट्रोनियम आयन, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो H2O और नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आप चेक करो क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 ले रखा है, कंसनट्रेट HNO3 ले रखा है, तो यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है तो H प्लस आयन भी ज़्यादा से ज़्यादा देगा। ये वाला आयन ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन डोनेट करेगा, जितना ज़्यादा H प्लस आयन डोनेट करेगा उतना ही ज़्यादा अपन को यहाँ पर ये H प्लस इसको देगा तो NO2 प्लस अपन को प्राप्त होगा। क्लियर। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये आप चेक कर लेना, इसमें नाइट्रोजन या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, गलती से आ गया। तो जितना ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा NO2 प्लस आयन बनेगा, और जितना ज़्यादा NO2 प्लस आयन बनेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन तीनों पर ये अटैक कर लेगा कि 2 ऑर्थो 1 पैरा, तीनों पर नाइट्रोजन NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक एसिड। देखो किस प्रकार से कंसनट्रेट HNO, आपको कंडीशन दी होगी कंसनट्रेट HNO3 दियो या कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 दिया हो तो आपको बनाना है 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। और अगर यहाँ डाइल्यूट HNO3 दिया हुआ हो तो आपको एक बार और तो एक बार पैरा प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं। क्लियर। ये कंडीशंस ध्यान में रखना। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।